गाइस, मैं रुखसार हसन, मोहम्मद अशरफ, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो G20 समिट मीटिंग ने पाकिस्तानियों को जला दिया, तो जलेगी तो सही। चलो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है, उसका टाइटल है G20 समिट 2023 इंडिया, वर्ल्ड लीडर्स अराइव्स एट G20 समिट। तो भाई, जैसा कि आप सबको पता है कि G20 समिट जो है वो नई दिल्ली में शुरू हो चुकी है और इसमें बाइडेन आए, उनका भी स्वागत किया गया। इसमें MBS आए, सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका भी स्वागत किया गया। दुनिया भर के लीडर्स आए हैं, दुनिया भर के जो 20 देश हैं। अब बेसिकली G21 हो गया है, क्योंकि आधिकारिक रूप से अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर लिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से ये प्रस्ताव लाया गया था शायद, और ये चर्चाएं चली गई थी। इंडिया ने बड़ा बैक किया इसको और अफ्रीकी देशों की यूनियन को हमने शामिल करा लिया है G20 में। मतलब सबकी सहमति होगी, इंडिया ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी देश जो हैं वो इसको याद रखेंगे कि भारत ने उन्हें कितना सपोर्ट किया G20 में शामिल कराने के लिए, उसका परमानेंट मेंबर बनाने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि पड़ोस में दुनिया भर के बड़ी बड़ी ताकतें आ गई। अब पड़ोस को कोई पूछ नहीं रहा। MBS भी नहीं आए, आने था उनका, लेकिन वो भी गोचा मार के बोले कि नहीं, पाकिस्तान नहीं जाना यार, इंडिया ही चलता हूं। स्टेट विजिट भी है 11 तारीख को उनका, एक दिन का। तो इस पर पाकिस्तानी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। लेकिन सर, एक तरफ तो हमें जिस तरह के क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, और अगर हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया की बात करें तो जो चांद पे जा चुका है, अगला मिशन जो था उनका अदिति L1 जो कि सूरज का था, वो भी कामयाब हो गया। बात करने जा रहा हूँ कि सर उनकी इकोनॉमी की बात करें, वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन गई। हम हमेशा उन्हीं को देखते हुए अपने आप को देखते हैं जी, वो हम उनके साथ मुकाबला करते हैं। तीसरी इकोनॉमी बन गई? कब बन गई भाई साहब? दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी कब बन गई भाई साहब? हमें भी बता दो यार, हमें भी खुश होने का मौका मिल जाए। हमारी ही बात हो रही है और हमें ही नहीं पता कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए। फॉर द रिकॉर्ड, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं और चौथी होने जा रहे हैं। अभी तीसरी इकोनॉमी बनने में टाइम है। मेरी बात सुने, उसके साथ आप मुकाबला क्या करेंगे? वो तो अब आपके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। सर वो नहीं सोचना चाहता, हमें तो सोचना चाहिए ना, सर हम सीखना चाहिए। सर हम क्यों सोचें उसके बारे में? वो हमारे बारे में सोचना ही नहीं चाह रहा। वो अपना जो बजट है वो जो सा वो डिफेंस से हटा के एजुकेशन पे और दूसरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, IT सेक्टर पे लगा रहे हैं, और हम तो सिर्फ। कौन सा चूरन खाते हैं आप लोग भाई? कहां से चंडू खाने की खबरें मिल जाती हैं आपको कि हम डिफेंस से बजट हटाकर एजुकेशन पर लगा रहे हैं? अरे भैया, हमारा डिफेंस पे भी बजट जा रहा है, हमारा एजुकेशन पे भी बजट जा रहा है, हमारा इंफ्रा पे भी बजट जा रहा है। हम हर चीज पर बजट लगा रहे हैं। हम इधर का बजट निकाल के उधर नहीं लगा रहे आपकी तरह। ऐसे डेवलप नहीं करती कंट्रीज कि एक का बजट निकाल के दूसरे में लगा दिया, दूसरे का निकाल के तीसरे में लगा दिया। सब पे ध्यान दिया जाता है ना, तब जाकर कंट्री ग्रो करती है। कौन सा नशा करते हैं भाई लोग, आप लोग यार। जो सा वो 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए भी सोच रहे हैं। तो आप इंडिया के साथ अब कंपैरिजन छोड़ दें। ये आज से 15-20 साल पहले आप सोचते ना कि इंडिया के साथ ये आपकी इकोनॉमी का कोई मुआवजना किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तब हो सकता था। आज आप अपने बारे में सोचें। आप अपनी आवाम जो सी है वो 2 वक्त की रोटी। और जो आप ये देख रहे हैं ना कि बिजली के प्राइस बढ़ गई हैं, ये है वो है, ये कोई एक दिन में ये नहीं हुई ये बर्बादी। ये जो डिजास्टर है ये आहिस्ता आहिस्ता पाइलअप हो रहा था, और ये जो एटम बम है ये यकदम फट गया। कंट्रोल नहीं किया गया सर। ये कंट्रोल जब आप देखें ना, जब आप डेट लेते जाएंगे, एक वक्त आएगा कि डेट बर्डन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप रोटी से भी मजबूर हो जाएंगे, और वो वक्त आपके ऊपर आ गया। यही सारा सिलसिला है। सर हमारे रिलेशन अपने नेबर्स के साथ अच्छे नहीं हैं। हम देखें अपने ईरान के साथ हमने पाइपलाइन का मुआहदा किया था, वो वहीं पे स्टक है, और बहुत सारे ऐसे मुआहदात हैं। जब आप मकरूज हों तो कोई भी बंदा आपके साथ कोई भी मुआहदा करते हुए डरेगा, यार ये तो आगे मकरूज है, मैं इसके साथ क्या मुआहदा करूं? ठीक है, तो ये पता नहीं उस मुआहदे को पूरा कर पाएगा कि नहीं। तो यही पाकिस्तान की जो अनसर्टेनिटी है, ये इसके जो मुआहदे हैं उनको अकम्प्लिश होने में भी, उनको भी पूरा होने में भी, उसकी रास्ते में भी रुकावट है। बाकी जी नहीं, आप लोग फट्टू हैं, आप लोग डरते हैं। आप जो यहाँ के कैमरे पे कहते हैं ना, बड़ा जज्बा है, हम किसी से नहीं डरते, एक मुसलमान 10 पर भारी है और ऐसा है और वैसा है, ये सब झूठ बातें हैं।
ये सब झूठ बातें इसलिए हैं क्योंकि एक बार अमेरिका ने आंख तरेरी और आप दुम हिलाते हुए हाँ हाँ हम ईरान से कैंसिल कर रहे हैं, अपनी डील कैंसिल कर रहे हैं, हम ईरान के साथ डील नहीं करेंगे। ये हैं आप लोग। आप सोचिए, ईरान ने अपने साइड जितना उसको बनाना था 70% उसने बनाना था, 30% पाकिस्तान ने बनाना था, 70% ईरान ने, उस पर भी सैंक्शंस लगे हैं, उसको भी पैसे की कमी है, उसको भी प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन उसने अपना वादा निभाया। 70% पाइपलाइन बनाकर पाकिस्तान के बॉर्डर तक लेकर आया वो। और अब आपने कह दिया कि जी हम इस डील में नहीं आएंगे क्योंकि अमेरिका ने लगा दी फटकार, बोले गए हट, तब क्या करते हुए आप हट लिए। तो ईरान को इसका अंदेशा हो गया था, इसीलिए उसने कहा कि $18 बिलियन की पेनल्टी है अगर आप इस डील से पीछे हटेंगे। तो उसने बता दिया है और वो आपसे $18 बिलियन वसूलेगा। नहीं वसूलेगा तो आगे चल के क्या करेगा वो ईरान ही बताएगा आपको। तो आप तो इस कदर आप लोग डरपोक हो, बेसिकली बुजदिल हो, बुजदिल। 93,000 ने वहां 71 में सरेंडर किया था, अभी टीटीपी वालों के सामने आपका छतराल में सरेंडर हुआ है और अमेरिका के सामने आपने सरेंडर कर दिया कि ईरान से अपनी पाइपलाइन की डील कैंसिल कर दी। और उसका कहोगे कि हम तो बड़ी बहादुर कौम हैं। चल झूठे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि G20 की मीटिंग हमने लास्ट देखा है श्रीनगर में मुनक्कद की गई थी, जम्मू एंड कश्मीर में। अभी अक्टूबर में दोबारा जो है वो, सॉरी सितंबर में 18 सितंबर को दोबारा जो है वो G20 की मीटिंग होने जा रही है, जो कि इंडिया से होल्ड कर रहा है। बात करने जा रहा हूँ कि सर इंडिया जो है वहाँ पे बड़े बड़े लीडरान जो है वो वहाँ पे आ रहे हैं। 18 सितंबर को? नहीं भाई, अभी हो रही है मीटिंग्स। 18 सितंबर को है भाई, पता नहीं आ रहे हैं। तो बात करते हैं उन्होंने अपने रिलेशन दूसरे ममालिक के साथ बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं। मैंने ना पहले भी एक इंटरव्यू में बुलाया कि वो 1 अरब 35 करोड़ अवाम का मुल्क है और जितनी बड़ी इकोनॉमीज है ना, उनकी प्रोडक्ट उसके लिए अट्रैक्टिव मार्केट ही वो इंडिया है। तो वो किस तरह अपने रिलेशन जो से हैं वो उनके साथ ख़राब करेंगे। इसलिए जो हर मुल्क है वो इंडिया के साथ जो है सेक्टर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं जिसमें हमने उनको कम्पीट किया हो। अरे तो 1.5 अरब का मुल्क तो चाइना भी है, तो सारे देश उससे हट क्यों रहे हैं? वो मार्केट नहीं है, वहां के लोगों को जरूरत नहीं है, क्यों हट रहे हैं? नो डाउट हमने उनको देखें जी, हमारी कर्जों से जान ही छुट्टी, हमने क्या उनको कम्पीट करना है। उनके 600 बिलियन के जो से रिजर्व्स हैं और हमारे रिजर्व जो हैं वो देखें, हमारे तो पास रिजर्व ही नहीं है। हमारे पास 8 बिलियन के रिजर्व्स हैं, जिसमें से 5 बिलियन जो से हैं वो हमें लोगों ने दिए हुए हैं तसल्ली के लिए। तो इस इतने रिजर्व्स के साथ आप क्या दुनिया को कम्पीट करेंगे? आप नहीं कर सकते। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? सर मेहर तलहा। मिर्ज़ा समीद। क्या करते हैं आप? सर हम स्टूडेंट हैं एमफिल के। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त जी, 2 स्टूडेंट हैं आज मेरे साथ, इनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले ये बताइएगा, आज पाकिस्तान के जो हालात हैं क्या कहेंगे? जिस तरह पाकिस्तान जो है वो क्राइसिस में गिरा हुआ है और बिजली के बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? सर जी आप कैमरे मैन को रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़रा कैमरा घुमाएं, यहाँ पे दिखाएं आवाम को कि यहाँ पे मतलब महंगाई किस तरफ है। आवाम तो यहाँ पे धड़ाधड़ लगी हुई है, लेकिन महंगाई है उन लोगों के लिए जो बंदे गरीब हैं, जो मुलाजमत कर रहे हैं, दिहाड़ीदार हैं। उनसे अगर आप पूछ के देखें ना कि भाई आप कैसे अपने मतलब कि बिजली के बिल अफोर्ड कर रहे हैं, आप कैसे अपने घर के रेंट अफोर्ड कर रहे हैं, आप कैसे अपनी घर को मतलब कि कैसे सर्किट चला रहे हैं, तो वो आपको ना मतलब कि जो आप सुनना चाह रहे हैं ना, जो हमारी आवाम सुनना चाह रही है, वो सही जवाब देंगे कि भैयान की बिल्कुल ज़बरदस्त बात की है। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप दोनों स्टूडेंट हैं, क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? जी देखें, अगर तो हम लॉ की फ़ील्ड की बात करें या कोई भी और फील्ड की बात करें तो फ्यूचर एज सच पाकिस्तान में तो नहीं नज़र आता। अभी जैसे कि मैं जो है ना थोड़ी देर पहले अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, उसकी डिग्री मुकम्मल हुई है तो वो गया है। मैंने उससे कहा कि यार आगे का क्या प्लान है, कि फ्लैश प्ले करने का सोच रहे हो? तो मुझे कहता है यार एक कोर्स है, वो 10 दिन के 1.5 लाख रुपया फ़ीस है और जो है ना वो करने लगा, उसके बाद मैं जो है ना बाहर जा रहा हूँ।
बाहर जाने के लिए वो जो है ना इम्पोर्टेंट है मेरी डिग्री को सॉरी टू रिलेटेड। इंटरप्ट यू, लेकिन पाकिस्तान में रिसेंट एक सर्वे भी हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि अप टू 65% जो स्टूडेंट तबका जो है, या जो हमारी टीन जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो ये कोशिश में है कि जनाब पाकिस्तान से हम किसी भी तरीके से मतलब कि बाहर मूव आउट कर जाएँ। और उसकी मेन रीज़न यही है कि पाकिस्तान में ना तो उनको फ्यूचर को नज़र आ रहा है, मतलब कि लेट्स से कि मैंने अब ग्रेजुएटेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ग्रेजुएशन के बावजूद मुझे नहीं लगता कि कोई पाकिस्तान में एज सच गवर्नमेंट लेवल पे कोई अच्छी जॉब्स हैं, या गवर्नमेंट हमें इस तरह से फैसिलिटेट कर रही है कि जिससे हम यूटिलाइज़ या कोई फ़ायदा उठा सकें अपने मुल्क से या अपनी गवर्नमेंट से। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टीन जनरेशन जो है वो इस इरादे से बाहर जा रही है कि यार बाहर जो है रोज़गार अच्छा है, कमाई अच्छी है, अर्निंग अच्छी है, तो सारे जो है ना बाहर की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं अपने मुल्क लेकिन को। सर एक इशू है कि हम बात कर रहे हैं कि हम लोग, हमारे जो जितने भी पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं वो पाकिस्तान को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं इस टाइम हमारा हमसाया मुल्क चांद पे चला गया है, चांद के बाद अगला मिशन उनका जो है वो सक्सेसफुल हुआ नज़र आ रहा है कि जैसे कि वो सूरज की एक टारगेट है, एक पोजीशन है L1 जो है उसको उसने बीट कर लिया है, उस तक पहुंच चुका है। उसको आप देखेंगे वो सूरज की होने वाली हर मूवमेंट को ऑब्जर्व करेगा। अभी नहीं पहुंचा है जनाब, अभी पहुंचने में कुछ महीने लगेंगे, बहुत दूर है, अभी इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकता। 1.5 करोड़ किलोमीटर दूर जाना है उसे, 1.5 मिलियन है, नहीं बिलियन है, कुछ ऐसा ही है, 15 लाख किलोमीटर या 1.5 करोड़ किलोमीटर, कुछ इतनी दूरी पर जा रहे हो, तो इतनी जल्दी नहीं जाएगा, टाइम लगेगा अभी पहुंचने में L1 पॉइंट पे। और आज हम बात करें अपने पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान तो आज भी अपनी बेसिक नीड से नहीं निकल सका। बिल्कुल इसी तरह है पाकिस्तान सर जी। यहाँ पे जो गंदी सियासत है, पाकिस्तान के जो करप्ट हुक्मरान हैं हमारे, जो हमारे सर पे मुसल्लत किए गए हैं, इनकी इनर पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स अगर ये ख़त्म होगी तो सबसे पहले तो ये मुल्क स्टेबल करेंगे, आवाम को खुश करेंगे, फिर ये इन चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। अभी तो हमारे मुल्क के हालात ही ऐसे नहीं हैं, इन्होंने चांद पे क्या जाना है। हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि आवाम इन सब क्राइसिस के बावजूद या इन सब परेशानियों के बावजूद वैसे ही चांद पे पहुंची हुई है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान को चांद बना बैठी है। पाकिस्तान आवाम कहती है जी ना वहाँ पे गैस है, ना यहाँ पे गैस है, ना वहाँ बिजली है, ना यहाँ बिजली ऐसे है। पाकिस्तानी आवाम वैसे ही चांद पे है। जो हालात चल रहे हैं ना, वो ख्याली तौर पे ही चांद पे पहुंचे होने के सर कोई मसला ही नहीं है। बिल्कुल आपने सही बात की है, लेकिन सर मेरा आपसे सवाल ये है, देखा जाए जैसे इंडिया में बात करें G20 की मीटिंग होने जा रही है, जैसे कि दूसरे ममालिक के जो सरबराहान हैं वो आएंगे, जैसे कि USA का प्रेसिडेंट है वो भी जा रहा है वहाँ पे, और बहुत सारे ममालिक के जो प्रेसिडेंट है वो G20 की मीटिंग को अटेंड करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे जी हमारे रिलेशन अपने दूसरे ममालिक के साथ कैसे हैं, और अगर हम अपने नेबर हमसाया मुल्क इंडिया की बात करें, उनके रिलेशन किस नज़र से देखते हैं कि वो अपने तमाम दूसरे ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात बहुत बेहतर नज़र आते हैं, क्या कहेंगे इस पर? भाईजान देखें, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ प्राइम मिनिस्टर साहब रह के गए हैं ना, उनका एक जुमला बड़ा बेहतरीन मुझे बड़ा पसंद है। ठीक है, वो कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट द चूज़र्स। ठीक है, इसी लिहाज से अगर हम बात करें कि हमारे पे तो सब कुछ मुसल्लत बाहर से हो रहा है। अभी कल की न्यूज़ है कि जो है ना मरियम नवाज साहिबा जो है ना ऐलान करती हैं, और नून लीग का जो स्पोक्स पर्सन है वो ऐलान करता है कि नवाज शरीफ साहब 15 अक्टूबर को जो है ना आ रहे हैं। ठीक है, अब वो पाकिस्तान आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ही इज़ कमिंग फॉर सीट, वो अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए आ रहे हैं। ठीक है, डोनाल्ड लू से जो है ना मुलाकात थी एक दिन पहले की, ठीक है, मरियम नवाज की, वो करने के बाद मतलब कि हमारे पे हर चीज़ तो बाहर से मुसल्लत की जा रही है, आइदर इट्स नवाज शरीफ और समबडी एल्स। ठीक है, हर चीज़ प्री प्लान्ड है, और जो है ना अपने मकासद जो है ना पूरे करने के लिए पाकिस्तान को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब कि ना वो फ़ायदा नहीं देख रहे, सिर्फ अपने इनके जो पर्सनल है ना मकासद या फ़ायदे, वो इसको। लेकिन मुल्क दिन ब दिन गिरता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे बलूचिस्तान की बात करें, हम अपने बल्तिस्तान की बात करें, या फिर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें, आज तक वहाँ पे जो आवाज़ें उठ रही हैं, आप खुद देखना चाहेंगे कि वो लोग आज़ादी मांग रहे हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क से, पाकिस्तान से कह रहे हैं हमें आज़ाद किया जाए, क्योंकि उनके राइट्स उनको नहीं मिल रहे। बिल्कुल हकीकत चीज़ है जी, सर ये चीज़ हकीकत है। हमने ये चीज़ यूनिवर्सिटी में फ़ेस की है। हमारे बहुत सारे बलोची भाई जो हैं हमारे इधर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उस मतलब के आए हैं सूबे से, और वो ये चीज़ का हमें बताते हैं, और हमें ये चीज़ वाज़े तौर पे महसूस होती है कि उनके साथ वाक़ई तौर पे ही ज़्यादती या जुल्म हो रहा है उनके इलाकों में, और वो कि कई तरीक़ों से है, मतलब कि उनकी फैमिलीज़ पे जुल्म किया जा रहा है। ठीक है, और अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो वहाँ पे वो तो पूरा मुल्क की मतलब के हालात ख़राब हैं। चलिए, किसी पाकिस्तानी ने तो ये माना कि बलूचिस्तान के लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, नहीं तो बड़े गिने चुने लोग हैं ऐसा बोलने वाले, वरना
ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई जुल्म नहीं है, उसमें भारत का हाथ है, वहाँ पर भारत ने पंजे गाड़ रखे हैं, वहाँ भारत की जो एजेंसी है RANW वो लगी पड़ी है, रा का पंजा है और ऐसा है और वैसा है। चलिए किसी ने तो माना। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस टाइम पाकिस्तान के हालात तो बहुत ज़्यादा अनसर्टन और बहुत बुरे हैं। तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त इस वक्त मुल्क छोड़ चुके हैं और मैं भी इन्हीं सोचों में हूँ कि आने वाले कुछ सालों में मैं भी यहाँ से मूव ही कर जाऊँ तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान के जिस तरह अभी इकॉनमी के हालात हो गए 3 साल तो ये इकॉनमी संभल ही नहीं पाएगी और महंगाई वैसे अरूज पे चली गई है। तो इवन जो पहले ये कहा जाता था कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे रेट कंट्रोल होते हैं तो स्टूडेंट्स का गुजारा हो जाता है, वहाँ पे भी महंगाई अरूज पे है, तो बहुत बुरे ही हालात हैं, यही कह सकते हैं। सर बिजली के बिल्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे बिल्स बहुत ज़्यादा आए हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि हमारे यहाँ कोई महंगाई नहीं है और बल्कि जो बिल की बात करें तो बिल भी कोई इतने महंगे नहीं है, जबकि वो कहते हैं ये मेरे अगेंस्ट जो है एक साजिश की जा रही है। तो साजिश कैसे हो सकती है, या साजिश के पीछे कोई इंडिया है, इसराइल है, या फिर ये जो लोग हैं ये कोई साजिश करते हुए आपको राह के एजेंट नज़र आ रहे हैं? नहीं सर, साजिश नहीं है, बिल्कुल बिजली के बिल ज़्यादा हैं और इस चीज़ पे तो बाकायदा रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं कि पाकिस्तान का जो बिजली का यूनिट का था वो तकरीबन 52 प्लस था और आने वाले दिनों में वो कह रहे हैं 90 प्लस चला जाएगा। तो बाकी आपके जो पड़ोसी ममालिक हैं, इंडिया में 5-6 रुपये यूनिट है, अफगानिस्तान में भी कम यूनिट वहाँ पे ना इंडिया में कई ऐसी जगह है जहाँ पे 200 से 300 यूनिट तक बिल्कुल फ्री दी जा रही है बिजली। बिल्कुल ऐसे ही है और बिजली की सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब होती जा रही है और अभी तो बिजली का मसला है, जैसे जैसे दिन आगे आएंगे सर्दी आएगी गैस का मसला होगा और जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो वैसे आसमान को छू रही हैं। तो आने वाले दिनों में लोगों का जीना इससे भी ज़्यादा बदतर हो जाएगा। तो यही सीन है कि इलेक्शन हो जाए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, शायद मुल्क को एक डायरेक्शन मिल जाए। ये नहीं कहता कि इलेक्शन हो जाएंगे तो कोई दिन ब दिन हालात फ़ौरन ही ठीक हो जाएंगे। हम लोगों ने 70 साल का एक अरसा गुजारा है और हमें कोई सही डायरेक्शन नहीं मिल सकी। हमसे बाद में आज़ाद होने वाले ममालिक तरक्की कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं अपने हमसाया मुल्क इंडिया की तो वो उसे आप देखें कि वो चांद पर चला गया है, उसके बाद उसने अगला मिशन सन का जो है वो उसने लॉन्च कर दिया है, वो भी कामयाब रहा। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वो लोग तो अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, तरक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो IT सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी हो या स्पेस में हो, तो हमें आप कहाँ पे देख रहे हैं? सर हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से हर इदारा अपना काम ही नहीं कर पाता। और अगर एक गवर्नमेंट आएगी, एक पूरा टेन्योर चलेगा तो उसके बाद हालात बेहतर होंगे और इदारों में अगर अच्छे कैपेबल बंदे आएंगे तो तभी कुछ जाके बनेगा। इधर चांद पे रहना तो दूर की बात, लोगों के अपना जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वही मुयसर नहीं आएंगी तो चांद पे तो बात की बातें हैं। जब आपका मुआशरा खुशहाल होता है, आप एक पूरी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। हम तो सिर्फ सर मीम्स बनाने के अलावा कुछ नहीं करते। बाकायदा हमारे कुछ लोगों ने अभी भी मीम्स बनाए जी, हमें कोई प्रूफ दिया जाए जी इंडिया जो है वो चांद पर गया। देखिए सर पूरी दुनिया इस टाइम जो है उनको अप्रिशिएट करती हुई दिखाई दे रही है, तो अभी भी हम लोग इस कश्मकश में है कि शायद वो चांद पे गया है या नहीं गया। नहीं सर, ये हमारी कंस्पायरेसी थ्योरीज होती हैं। जो मुल्क तरक्की कर रहे होते हैं वो हम लोग समझते नहीं हैं और वैसे भी ये लोगों को बताया जाता है कि ये कुछ नहीं है, में हवा है। वो गए बिल्कुल और उसने तो अब चांद का अपना मिशन भी वो लॉन्च कर दिया है, तो सक्सेसफुल रहा है सर। वो तो हमसे अब कंपैरिजन ही नहीं करता। उसने तो कह दिया है कि पाकिस्तान को अपनी मौत मरने दो। सर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इस टाइम टेक्नोलॉजी वाइज, एजुकेशन वाइज, और हमारे यहाँ जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है ये भी मोस्टली जो है वो इंडिया से ही आती है। तो हम किस तरह से कहें जी हम इंडिया को किसी एक चीज़ में भी कम्पीट कर रहे हों? सर बिल्कुल हम लोग नहीं कर सकते और आने वाले कुछ सालों में भी नहीं करेंगे। अगर हमारे यही हालात रहे तो हमें अपनी जो डायरेक्शन है उसको सेट करना होगा और हमें सोचना होगा कि हमने फ्यूचर प्लानिंग करनी है। तो इसके लिए मुल्क में सियासी इस्तेकाम होना बहुत ज़रूरी है। अब वो सियासी इस्तेकाम कब आएगा पाकिस्तान में ये तो हमने नहीं देखा, क्योंकि 75 ईयर्स में हम यही देखते आ रहे हैं कि भाई हमेशा जो है वो मुल्क जो है वो नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमेशा जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते हैं कहते हैं कि नहीं नहीं हम सब संभाल लेंगे, अभी दिक्कत है, अभी दिक्कत है। तो दिक्कत कहते 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 75 ईयर्स बिता दिए, 76वां साल चालू हो गया है। तो खैर पाकिस्तान इसमें माहिर है, पाकिस्तान के सियासतदान इसमें माहिर हैं। रही बात इंडिया की, टॉपिक था इंडिया G20 समिट। तो देखिए पाकिस्तान तो G20 का मेंबर भी नहीं है। दूसरी बात कि G20 का मेंबर होना इतना आसान भी नहीं है कि पाकिस्तानी सोच ले कि मैं कहीं से करके और कर लूँ। भाई देखिए आज भारत की सपोर्ट की वजह से आज अफ्रीकन यूनियन G20 का परमानेंट मेंबर बन गई ना। अब ये G21 हो गया जी। अब सोचिए कि अगर आप लोगों ने पंगे न लिए होते हमसे, आप लोग एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहते, मिलजुल कर रहते, हमारे खिलाफ साजिशें नहीं करते,
तो आज हो सकता था कि अफ्रीकन यूनियन तो अब आया है, आज से कई साल पहले आप G20 का हिस्सा बन चुके होते। लेकिन यकीन मानिए, मैं गारंटी देता हूं आने वाले वक्त में भी कोई आसार नहीं है, क्योंकि आप लोगों की जो हरकतें हैं ना, वो बताने के लिए काफी हैं कि आप लोगों से प्यार मोहब्बत से पेश आना या आप लोगों से कोई रिलेशन रखना, आप अपना करते रहिए भाई, हमें बस माफ कर दीजिए, हमें बख्श दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमें कोई संबंध नहीं रखने। G20 की मीटिंग करके इंडिया ने यह दिखाया है कि अब जो है वर्ल्ड पावर है वो, और दुनिया उसको इग्नोर नहीं कर सकती। हर इंपॉर्टेंट मसले में इंडिया की सहमति जरूरी होगी। अब इंडिया को साथ लेकर चलना होगा। बगैर भारत आप आगे नहीं बढ़ सकते। भारतीयों के बिना आपके देश का काम नहीं चलने वाला। भारतवंशी उस देश में जहां रहेंगे, उस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे कनाडा हो, सब कुछ हो। और जो जो हमारे खिलाफ जा रहे हैं उनकी हालत बद से बदतर होगी। वो चाहे कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान हो, कोई देश हो। कल को अगर अमेरिका भी हमारे खिलाफ आएगा तो अमेरिका को भी मुश्किलें होंगी। आज चाइना ने हमसे पंगे लिए, आप देख लो चाइना की हालत क्या हो रही है। धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ रही है ना चाइना में। चाइना के प्रेसिडेंट साहब नहीं है G20 में शामिल होने, क्योंकि पता है कि वहां घेरे जाते। चाइना में रियल एस्टेट सेक्टर में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है 2/3 जो रियल एस्टेट की कंपनीज है चाइना की, वो बैंकरप्ट हो चुकी हैं, घाटे में चल रही। चाइना ने अपनी बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो डेटा जारी होता है, वो जुलाई से जारी करने पर बैन लगा दिया, बोला कि नहीं जारी करना। पोल खुल रही है हमारी, 25-26% हो गई है उसकी बेरोजगारी दर। लेकिन इंडिया 6-7% है। और यहां पे देखिए लोग हवा बनाए हुए हैं, अरे 6-7% बेरोजगारी दर। वहां जाओ देखो ना यार, चाइना में 25%। मैं ये नहीं कह रहा सपोर्ट कर रहा कि बेरोजगारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन कंपैरेटिव हम देखेंगे तो हमारे यहां कम है। दुनिया भर में हमारी कंपनीज आगे बढ़ रही हैं, यूनिकॉर्न बन रही हैं। अच्छा, आपको पता है कि हमारा टाटा ग्रुप जो है, ग्रुप तो छोड़ दीजिए, इकलौती उसकी एक कंपनी है, ऐसी सैकड़ों कंपनीज है टाटा की, एक कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर कंपनी है, IT से रिलेटेड है। वो कंपनी पाकिस्तान के पूरे GDP से ज्यादा पैसा है उसके पास। एक टाटा ग्रुप की एक कंपनी, तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी वेटेज कितनी है इकोनॉमिकली, या फिर वैसे देखा जाए तो आपकी हैसियत नहीं है। आप G100 में भी नहीं है शायद, कि G90 प्लस में है शायद, कुछ ऐसा है, अब आई डोंट नो, हम लोग तो ध्यान ही नहीं देते ना इतना। तो अगर इंडिया G20 का आयोजन कर रहा है, इंडिया ने दिखाया कि हम कैसे डेवलप हो रहे हैं, हमने अपनी अथॉरिटी दिखाई है कि आप अब हमें हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि हमने खून पसीना एक करके अब वो जगह पा ली है कि हमारे बगैर दुनिया के किसी देश का काम नहीं चलने वाला। वो चाहे बड़े से बड़ा सुपर पावर हो या छोटे से छोटा देश हो, इंडिया के बगैर, भारत के बगैर, भारतवंशियों के बगैर मुश्किल है। भारत का साथ रहेगा, आप उन्नति करेंगे, हम भी ग्रो करेंगे, आपको भी ग्रो कराएंगे। आप मुसीबत में फंसेंगे, हम आपके लिए आएंगे। अभी मोरक्को में भूकंप आ गया, मोरक्को वाले बड़े परेशान हैं, मुझे लग रहा है कि 500 से ऊपर से ज्यादा लोग मर चुके हैं। फौरन PM मोदी की तरफ से बयान आया कि मोरक्को को जो भी मदद की जरूरत है हम मदद करेंगे। आप बताइए, हम मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। तो ये होती है विश्व गुरु बनने की राह, और हम विश्व गुरु हैं, बन के रहेंगे फिर से। और देख लीजिए आज G20 में पूरी दिल्ली जो है जगमगा रही है, पूरा पावर सेंटर आज दुनिया भर के सबसे पावरफुल लोग जो हैं वो आज दिल्ली में हैं, हमारे यहां भारत में। तो भारत के प्रधानमंत्री ने वो काम करके दिखाया है जो कई दशकों से नहीं हुआ था। बाकी कमेंट में आप जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो, कमेंट जरूर करें। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो हो गई खत्म। सबसे पहले तो मैं थोड़ी देर ना यार अफसोस कर लूँ, सर पकड़ के मेरा तो सर चकरा गया है।
हमें खुशी महसूस होती एक ईंट, अब वो एक माकूला हमारा इधर दिया जाता है कि ईंट उठाओ या निकालो, उखाड़ो ना, एक ईंट से अब 10-10 एंकर निकल आ रहे हैं और झंडू खां को पता नहीं होता क्या बोलना है और हकीकत क्या है, सर्च करता नहीं है। माइक उठाया, लाइट उठाई, एक नाल साथ में कैमरा मैन लिया, चलो जी एंकर बनते हैं। यार शर्मिंदगी हो रही थी जब मैं ये वीडियो देख रहा था। रिपोर्टर की ये मैं बातें सुन के मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। वो कह रहा है क्या यार इस भाई की बात को कहा 19 को है G20 समिट, 18 को, 18 को भाई 9-10 को था। देख उनका नॉलेज चेक करें। फिर कह रहा है कि आदित्य अलवान जो है वो पहुंच चुका है। वो आलोक सर भी मिस्टेक कर रहे थे, 15 लाख किलोमीटर का सफ़र है, 1.5 मिलियन बताया गया था। आदित्य अलवान जो ज़मीन से वो पॉइंट है, तो वो झंडू खान कह रहा था कि पहुंच गया है, हालांकि आलोक सर ने कहा कि अभी देर है। यार इसने जितनी भी बातें की है ना, माइक उठाया, ज्ञान पेलने निकल गया। क्या यार कम से कम सर्च कर लो, 2 से 10 5 मिनट लगते हैं। अगर आपने ज़्यादा किसी से लेना है तो जो बातें आपने पूछनी होती है पहले उनकी सर्च कर लेनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि ये वाकई हकीकत है और ये हकीकत नहीं है। तो उसने काफ़ी जो सवाल पूछे, मेरे ख्याल में उसने इंडिया की बात, दूसरा जो बताने वाला उसने कहा कि 1 खरब और 35 करोड़, तो मेरे ख्याल इंडिया की बातें बता। सुनने में हमें भी अजीब लग रहा है कि वाकई यार क्या होगा इस पाकिस्तान का। इतने टैलेंटेड बंदे, फिर कहते हैं मैं बहुत टैलेंट है, बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, और ये ज्ञान है तुम्हें ये नहीं पता कि G20 समिट कब हो रहा है। चले माना वो इंडिया जाएगा, फिर ये कह रहा है कि आदित्य अलवान मतलब पहुंच चुका है। फिर ये कह रहा है कि जो है अपना वो एक और उसने पॉइंट बोला था, आबादी जो है उसका नहीं पता, 1 खरब 35 करोड़। चले ये तो काफ़ी बेइज्जती है, हमारे लिए भी हो गई और उसकी भी बेइज्जती है, शर्मसारी होती है। यार कम से कम थोड़ा सा सर्च कर लिया करें, कुछ नहीं जाता सर्च से, सिर्फ हमारी इज्जत रह जाएगी, हमारी नाक बच जाएगी। जो आलोक सर ने काटी है वीडियो, आलोक सर ने एक बात बड़ी पायदार की, उसने कहा कि यार तुम तो कहते हो कि आप बड़ी बहादुर कौम हो, हाँ जी, डरपोक नहीं हो। तो वाकई मैं भी काफ़ी सुनता हूँ कि पाकिस्तान एक बहादुर कौम है, लेकिन लगता नहीं है कि बहादुर, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान की जो गैस पाइपलाइन है उसमें मेरे ख्याल में ईरान ने तकरीबन 75% जो है ना गैस पाइपलाइन मुकम्मल करके पाकिस्तान की हद तक पहुँचा दी, और आगे पाकिस्तान को चाहिए था कि वो कंप्लीट करे, लेकिन अमेरिका की एक बार आंखें दिखाने से वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि भाई हम मुकम्मल तौर पर ना ये जो इनके साथ वायदा किया हुआ ये ख़त्म करते हैं। और इस मद में जो ईरान है उसको मेरे ख्याल में 18 बिलियन पेनल्टी हो रही है, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि आपके इस काम मुकम्मल ना करने की वजह से मुझे 18 बिलियन पेनल्टी पड़ रही है, जिसका मुझे पे करना। हालांकि वो खुद क्राइसिस में है, खुद उसमें सैंक्शन लगी बड़ा कुछ लगा हुआ है, तो फिर भी वो अमेरिका से नहीं डरा। लेकिन हम ये कौम, हम वैसे पाकिस्तानी, मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ है कि जब ये आलोक सर ने कहा है कि आप तो बहादुर बन गए, वाकई हम एक डरपोक कौम है। और हमारा जो मेन कंट्रोल है ना, मेन हेड ऑफिस है जहाँ से हम कंट्रोल होते हैं, वो हमारा माई बाप जो है ना वो अमेरिका है। जब तक हम उसको नहीं छोड़ेंगे हम कभी भी कोई डील नहीं कर सकेंगे, कोई तरक्की नहीं कर सकेंगे। यार एक ना मैं बताता हूँ फिनिश बात है, एक लड़का था उसने नया टिकटॉक की आईडी बनाई, वीडियो जो है ना वो वायरल नहीं हो रही थी उसकी। वो क्या सोचने लगा, वो कहने लगा मुझे लगता है इसमें अमेरिका की साजिश है। तो बात करने का मकसद ये है साजिश अमेरिका की, लेकिन हमें तो कुछ जो है ना, हमें भी तो इज्जत बेइज्जती महसूस करनी चाहिए, हमें भी कुछ मुझे ना आज एक बात समझ आई कि इंडिया हमसे क्यों तल्लुकात रखना चाहता और ईरान अफगानिस्तान को क्यों वो चाहता है कि उनके साथ इंडिया का तल्लुकात हो। क्योंकि यार पाकिस्तानी अवाम जो है, पाकिस्तान कौम जो है, पाकिस्तान जो पॉलिटिशियंस हैं वो वादे के पाबंद नहीं। इसकी वजह से इंडिया हमसे गुलाम है। वो समझता है कि ये गुलाम है, ये किसी के आगे अपनी बात मनवा नहीं सकते। ईरान अगर ये कोई बात करते हैं तो उस पर कायम नहीं रह सकते। ईरान जो है देख रहे इतनी सैंक्शंस के बावजूद वो अपनी तरफ से उन्होंने बना ली पाइपलाइन, और साथ देखिए पाकिस्तान देखे कोई भी इस तरह का इशू नहीं है, फिर भी
नहीं बना सके। ये बाजवा लेकर मेरे ख्याल से वो जो उसका जो उसको मैनेज करने वाला बाजवा था उसको जनरल बाजवा इंडिया के हमसे ना तल्लुकात कायम रखने या ना मरासम कायम करने की ये सबसे बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तानी कोई एक मुस्तनिद या बाएतमाद कौम नहीं है, जो बात करते हैं उस पे कायम नहीं रहते, वादे के पाबंद नहीं है। अच्छा, अब सबसे पहले जानी ज़िया हुआ, नुकसान हुआ मराकश में, मोरक्को में, मतलब कि ज़ल्ज़ला आया, बहुत सारे जाने के अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और जो उनके लवाहकीन हैं, जो उनके घर वाले हैं, उनको सब्र जमील अता करे। जिस तरह इस, क्योंकि एक मुस्लिम मुल्क भी है, हमें चाहिए था हम उनकी इमदाद की अपील करते, मतलब ऐलान करते। नहीं, जो आपको लगता है कि इमदाद करनी चाहिए, जो खुद इमदाद ले रहे हैं कि ना से इंडिया ने ले रहे हैं, वो खुद किसी दूसरे की पीएम मोदी ने उसी वक्त उस मतलब कि कंडोल्स किया, साथ में इमदाद की भी पेशकश की और करेंगे भी। तुर्की से को भी इमदाद की जब तुर्की में ज़ल्ज़ला आया था। नहीं, अगर हमारे यहाँ कोई ऐलान भी कर देता कि भाई हम हेल्प करेंगे, इमदाद करेंगे, तो आपको लगता है कि वो इमदाद करेंगे? बाज़ बात तो यहाँ पे खाली बयान ही दे के गुजारा। तुर्की में जब ज़ल्ज़ला आया था तो इंडिया ने उसकी हेल्प की थी। पाकिस्तान क्या लेकर गया था? आम, सरेआम कह रहा था हमारा शबाशी, मैं आम लेकर आया हूँ, आम लेकर आम ले ले जिसमें वो कह ले आम ले ले। और यार एक तो वैसे ये लफ्ज़ इखलाकी लिहाज आपने खबर नहीं सुनी, मतलब कि पंजाबी में कहते हैं तो तकील अम्ब लेना है। इस लिहाज से देखा जाए तो वो उनकी जो ज़ौजा थी तैयब उर्दुगान की, उसको वो अम्ब दे रहा था, मतलब कि इधर आप अम्ब लेने आए हैं। आलोक सर की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कई बातें बहुत जेन्युइनली ठीक बोलते हैं कि उन्होंने कहा कि जो है ना, आप में इतने भी गट्स नहीं है कि आप अपनी बात मनवा सकें। आप अमेरिका की एक बात, यानी कि एक आंखें वो कहते हैं ना घूर के देखना, वो जब अमेरिका बोलता है तो आप सारे मतलब जो भी बातें आप भूल जाते हैं, जो हमारा माई बाप कहता है वही है। जब तक हम माई बाप नहीं बदलेंगे तब तक इस मुल्क माई बाप नहीं बदलेंगे, हमारा रुझान सिर्फ अमेरिकन डॉलर्स की तरफ होता है, चाहे जो मर्जी इदारा हो हमारे। मैं आपको बताऊं, अगर हमारी आर्मी आज भी ठीक हो जाए ना, बाकी बातें करने से कोई ठीक नहीं होता। अच्छा, गवर्नमेंट, मुझे इस बात खुशी हुई कि इंडिया ने मराकश को हेल्प का कहा और उनको मतलब कि उनकी सपोर्ट का कहा। ये अगर आपने, जिस तरह लोग ने भी कहा था, अगर आप वाकई में लीडर बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, तो उनके दुख में शरीक हो। और पीएम मोदी ने तुर्की के दुख में शरीक हुए, जब उनमें ज़ल्ज़ला आया तो बहुत इमदाद भेजी, और आज मराकश भी जो है उसको भी हेल्प को। एक पॉइंट भाई यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ कि वो भाई जो इंटरव्यू देने वाला है उसने कहा है कि भाई इंडिया जो है ना वो तरक्की इस वजह से कर रहा है कि वो जो डिफेंस का बजट है वो लगा रहा है तालीम पे। तो आलोक सर ने यहाँ एक बहुत अच्छी बात की, उसने कहा है कि हम आपकी तरह नहीं है कि एक साइड का बजट उठा के दूसरी साइड पे लगा दे। वो कहते हैं कि हमारा हर जो है ना, जिस जगह पे हमने बजट लगाना है उसको अलग बाकायदा तौर पे हमने एलोकेट किया हुआ है, अलग अलग जिस जगह पे हम लगाते हैं। ये नहीं है कि हम एक जगह का बजट दूसरी जगह पे और दूसरी जगह का तीसरी जगह पे। ये बात मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी सर्च कर लेनी चाहिए जो बंदा इंटरव्यू लेता है और जो देता है, तो शर्मिंदगी ना होनी पड़े। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दी इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।